Hi everyone, welcome to my channel CS Law Point. So today's topic is Indian Partnership Act 1932. आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या. पहला है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बोला गया कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंटेन द प्रोविजन टू रेगुलेट द पार्टनरशिप फार्म इन इंडिया. जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें जितने भी प्रोविजंस वो प्रोविजन किसके लिए कि पार्टनरशिप को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, पार्टनरशिप को चलाया कैसे जाएगा. इट कंटेन 74 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल. इसमें 74 सेक्शंस है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में बताया गया एंड 2 शेड्यूल्स है. द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932. कि ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा. ये एक्ट 1 अक्टूबर 1932 से पूरे एप्लीकेबिलिटी में आ गया. Section 69 of the act, which relates to effect of non-registrations of the farm, came into force with effect from 1 October 1933. सारे सेक्शन एक दिन ही फोर्स में नहीं आते, कम इनटू फोर्स में नहीं आते. धीरे धीरे उनकी एप्लीकेबिलिटी समझ के उनको फोर्स में लेके आया जाता है. सेक्शन 69 जो कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, उसको 1 अक्टूबर 1933 के बाद 33 से एप्लीकेबल किया गया था, एक साल बाद, एक्ट के इनैक्टमेंट होने के एक साल बाद. बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस Act, partnership were governed by the provisions of Indian Contract Act 1872. जब 1922 से तो पार्टनरशिप आ गया था, ठीक है, लेकिन उसके पहले पार्टनरशिप का डीलिंग कैसे करते थे. उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस थी पार्टनरशिप के लिए, उसी को ये कीप इन माइंड में रख के उसी को लेके हम लोग रेगुलेट करते थे. लेकिन उससे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अराइज होती थी कि कितना पोर्शन एप्लीकेबल होगा, कितना पोर्शन नहीं होगा. जब डिस्प्यूट्स अराइज होते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जिसकी सॉल्यूशन इसमें नहीं थी. फिर लेजिस्लेचर ने क्या किया कि एक अलग एक्ट बना दिया गया पार्टनरशिप से रिलेटेड. द एक्ट is not applicable to limited liability partnership since they are governed by the Limited Liability Partnership Act 2008. अच्छा, क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी एक पार्टनरशिप है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर एप्लीकेबल होगी? तो नहीं, बिकॉज एलएलपी का एक सेपरेट एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. एलएलपी के लिए जो भी एक्ट की ज़रूरत या फिर किसी भी रेगुलेशन की ज़रूरत होगी तो उस पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो, और पार्टनरशिप सेपरेट है. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. जो इंडियन पार्टनरशिप है उसको बनाया किसके बेसिस पर? इंग्लिश लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1890, जो पहले का एक्ट था उसी के बेसिस पर बनाया गया. हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, लेकिन मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. इसमें क्लियरली नोट डाउन किया है कि अगर कोई भी इंसान बिज़नेस को फॉर्म करना चाहते हैं या बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. पहला ऑप्शन तो आता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, कि वो अकेले बिज़नेस मैनेज करना चाहता है, अकेले वो प्रॉफिट लेना चाहता है, अकेले ही वो रिसोर्सेज जितने वो अरेंज करेगा. क्या एक सोल प्रोप्राइटरी ऑप्शन है? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इफ़ अ पर्सन वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, द फर्स्ट ऑप्शन दैट वुड ऑर्डिनरली कम टू हिज माइंड विल बी दैट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. मैंने बोला कि जब भी कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में एक ही टॉपिक आता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के भी अपने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस है. ही वुड बी द ओनर ऑफ हीज ओन एम्पायर एंड सोल डिसीजंस मेकर. तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि वो अपने ही ओन एम्पायर रहेगा, कोई और उसके एम्पायर में पार्ट नहीं लेगा, और उसका ओन सोल डिसीजंस मेकर, वो जो भी डिसीजंस लेने होगी उसको किसी और के साथ कंसर्न नहीं करना होगा, वो खुद ही अपना डिसीजन ले सकता है. बट इज़ इट द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू अ पर्सन? यहाँ पे क्या पूछे कि यही एक ऑप्शन अवेलेबल है कि किसी अगर एक इंसान बिजनेस करना चाह रहे तो उसको सोल प्रोप्राइटरी करना होगा? तो ऐसा नहीं है. क्यों? अब अगर सोल प्रोप्राइटर के इतने अच्छे एडवांटेजेस है कि सोल डिसीजन मेकर है, सोल ओनर है अपने जो भी पूरा बिजनेस एम्पायर का उसका, क्या डिसएडवांटेजेस आई होगी जिसकी वजह से उनको दूसरे बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस फॉर्मेट की तरफ देखना पड़े. पहला रहता है कि रिसोर्सेज लाने में प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज एक इंसान कितना ही रिसोर्सेज लेके आएगा, उसको प्रॉब्लम्स होती है रिसोर्सेज अरेंज करने में. ठीक. Apart from sole proprietorship, a person can also start his business in the form of partnership. Sole proprietor से भी अलग में क्या है कि पार्टनरशिप वो कर सकते हैं, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज रह सकती है. नाउ क्वेश्चन शुड हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक इंसान पार्टनरशिप को क्यों करेगा, या फिर एक फॉर्मेट ऑफ बिजनेस को छोड़ के दूसरे फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में क्यों जाएगा.
Let's take a simple example. In sole proprietorship business, even though a person is the only owner of the business and has full control and freedom over the business activity, he may not be in the position to arrange sufficient resources in case he wishes to expand his business. अगर वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जितने कैपिटल की उसको ज़रूरत है वो उतनी कैपिटल में नॉट बी अरेंज, ही कांट एबल टू अरेंज दैट कैपिटल. Further, a single person may not efficiently manage all the business activity. Hence, in order to remove this drawback, one must look forward other options. So बोला कि पहला तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, कैपिटल सफिशेंटली अरेंज नहीं कर सकते जितनी कैपिटल की ज़रूरत है, कि अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वो कैपिटल लाने में उसको प्रॉब्लम होती है. दूसरा पॉइंट बोला कि अब एक इंसान में कितनी मैनेजरियल क्वालिटीज़ होती है, बहुत कम होती है. मतलब अगर ठीक है वो क्वालिटीज़ अपने में लेके आ रहे हैं तभी भी ठीक है, लेकिन वो जो 2-3 इंसानों में मिलकर क्वालिटीज़ होगी वो एक इंसान में तो नहीं हो सकती ना. मैनेजरियल स्किल की डेफिशिएंट, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल की वजह से सोल प्रोप्राइटर में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है, और लैक ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज. सो पार्टनरशिप इज़ वन सच ऑप्शन वेयर पीपल जॉइंटली रन अ बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट जनरेटेड आउट ऑफ इट. सो पार्टनरशिप में क्या कि यहाँ पे एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, एक लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होते हैं एंड देन वो अपना बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं. फ्यू लाइक माइंडेड पीपल सिट टुगेदर एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ मैटर्स लाइक हाउ मच कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ देम, will all of them jointly manage the business, or even a single person can do so on behalf of others, how much profit will be shared by each other, and so on. On the basis of this, they enter into an agreement before they actually start the business. This agreement may be oral or written, but it is always better to. So यहाँ पर बोला गया कि पार्टनरशिप एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइक माइंडेड पीपल एक जगह बैठते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड देन जो भी प्रॉफिट अराइज होता है, जनरेट होता है उस बिजनेस से, वो आपस में बांट लेते हैं. सो यहाँ बहुत सारी डिस्कशंस होती है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कैसे बिजनेस मैनेज करेगा, या फिर एक ही इंसान मैनेज करेगा कि नहीं, या फिर बहुत सारे मतलब सब मिलके मैनेज करेंगे, या एक इंसान दूसरे इंसान के बिहाफ पे मैनेज करेगा. सो ये सब वो लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें डिस्कस कर लेते हैं. सो एग्रीमेंट क्या, जब भी हमारे दिमाग में एक एग्रीमेंट आता है तो हमारे दिमाग में आता है ओरल बनाए कि रिटन बनाए. सो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ओरल नहीं बना सकते, ओरल बना सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि मेक अ रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज आगे जाके अगर फ्यूचर में कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है सो दैट वो प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वन पार्टनर बोलता है कि नहीं ये प्रोविजंस तो नहीं था, ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था. तो ये जो डेफिशिएंसीज आ रही है ना कम्युनिकेशन में, इसको दूर करने के लिए कि एक रिटन एग्रीमेंट बना लो. अब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 4 में ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अगर सेक्शंस याद है तभी सेक्शंस लिखे, अदरवाइज सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं. आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर द रेलिवेंट सेक्शंस, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, बिकॉज जब अगर आप गलत सेक्शन लिखते हैं तो वो मार्क कर जाता है. सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर. सो यहाँ पर बोला कि पार्टनरशिप एक ग्रुप ऑफ पर्सन का रिलेशंस है जहाँ पर वो लोग क्या एग्री करते हैं कि हाँ हम लोग जो प्रॉफिट है ना शेयर करेंगे. किसका प्रॉफिट? जो बिजनेस वो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो बिजनेस वो लोग कैरिड कर रहे हैं बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग. या तो सब कोई मिलके वो बिजनेस को रन करे, या फिर कोई एक और सबके बिहाफ पर बिजनेस को रन करे, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे. अच्छा, तो यहाँ पर आया कि ठीक है, अब किसी के माइंड में आता है कि अच्छा ठीक है बिजनेस है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों तो अराइज होंगे ना, तो दोनों बांट लेंगे. तो नहीं, यहाँ पर पार्टनरशिप बोला है कि पार्टनरशिप तभी माना जाएगा जब वो लोग आपस में प्रॉफिट बांटते हैं. लॉस का कोई मैटर नहीं है, लॉस का कोई भी मतलब प्रोविजंस नहीं दिया गया कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म हो वो लॉस बांटने, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हम पार्टनरशिप है, उसके लिए अलग प्रोविजंस है. लेकिन अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं तो देन वो पार्टनरशिप है. So person who have entered into partnership with one another are called the individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name. So अगर एक एक जो इंडिविजुअल पर्सन है पार्टनरशिप में उसको पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली उनको फार्म बोलते हैं, और जिस नेम के अंडर वो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसको फार्म नेम बोलते हैं. So suppose A and B agree to enter into a partnership and they open a shop named AB Stores. Hence here A and B are the partners. A and B together is a firm and AB Stores is the name of the firm.
सो हमारा थर्ड पॉइंट है एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सो आपका एसेंशियल्स एलिमेंट क्या है? पार्टनरशिप के कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे बेसिस पे हम लोग ये करते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप में मस्ट होना चाहिए। सो पहला पॉइंट है टू और मोर पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स और मेंबर्स। ठीक है। सो एक बात हो कि अगर एक इंसान बोले ठीक है मुझे पार्टनरशिप करना है, ठीक है चलो मैं खुद के साथ ही पार्टनरशिप कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि वन कैन नॉट डू अ पार्टनरशिप विथ हिमसेल्फ। उसको दूसरे इंसान की ज़रूरत है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। टू or more person, a person cannot enter into partnership with himself. There must be at least two person in a firm. But what about the maximum number of partner? यहाँ तो चलो डिटेल में बता दिया कि ठीक है तो मिनिमम दो पार्टनर तो होने चाहिए तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर? कि ये थोड़ी ना कि आप एकदम पूरी दुनिया के साथ पार्टनरशिप कर ले। सो एक लिमिट है ना कि हाँ इतने पार्टनर ही एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं। हाँ तो वो लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में तो मेंशन नहीं की गई, उसके बारे में कोई भी प्रोविजंस नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें बोला है कि द लिमिट इज़ ना 50 पार्टनर फॉर बोथ बैंकिंग एज वेल एज द नॉन बैंकिंग बिजनेसेस। सो अब अगर पहले की जो एक्ट थी 1956 जो कि रिपील्ड कर दी गई, जिसको एकदम बंद कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया एकदम 1956 वाले एक्ट को, उसके बदले में 2013 का कंपनीज एक्ट है। सो वो पहले वाले एक्ट में लिखा था कि इनके सब बैंकिंग कंपनी मिनिमम 10 पार्टनर और नॉन बैंकिंग कंपनी मिनिमम 20 मैक्सिमम 20 पार्टनर और मैक्सिमम 10 पार्टनर। सो अभी वो कोई लिमिट नहीं है, वैसी वाली लिमिट नहीं। अभी बोल दी कि आप बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो दोनों में ही है, मैक्सिमम 50 पार्टनर एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं और मिनिमम 2। सो द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट, अगर आदमी ओरली भी एक एग्रीमेंट ओरली भी किसी मैटर पर डिस्कस में कंसेंट रख रहा है तो वो एग्रीमेंट होता है। सो लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस और ऑपरेशंस ऑफ लॉ। ये नहीं बोल सकते कि जैसे एचयूएफ में होता है कि अगर उसके घर में कोई जन्म लेता है तो वो ऑलरेडी को पार्टनर बन जाता है अपना एचयूएफ का, जिसके नाम के अंडर वो लोग बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पार्टनरशिप में आपको एक ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाना होगा जो कि कॉम्पिटेंट है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करने के लिए। For instance, members of HUF are admitted to the business by birth and not by choice or agreement. ये उनका कोई चॉइस भी नहीं होता या एग्रीमेंट नहीं होता, वो बाय बर्थ से ही अपने बिजनेस से पार्टनर्स बन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं को पार्टनर्स। Hence it is a family business and not partnership. Partnership is always voluntarily and contractual in nature. Voluntarily इसलिए बोल के कि इसमें किसी के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है, और ये इन नेचर। एग्रीमेंट में भी रिटेन और वर्बल, यहाँ पर बोला कि एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टनरशिप में कि हाँ आपका एग्रीमेंट रिटेन ही होना चाहिए या ओरल नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। अगर आप ओरल एग्रीमेंट करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिटेन करें तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लॉफुल बिजनेस, द पार्टनर शुड ऑलवेज जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। अच्छा यहाँ पे बोला लॉफुल बिजनेस, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकते तो नहीं, ऐसा लॉफुल पूरा रेस्ट्रिक्टेड, लीगली रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिशन लगाई है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक अकेला इंसान भी नहीं कर सकता। तो वो लोग पार्टनरशिप एक ऐसा पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते जिसमें वो लोग इलीगल एक्टिविटी करें, स्मगलिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग करें, तो ऐसा नहीं होता। सो उसको लॉ के आइज में इलीगल माना जाता है। सो विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो प्रोहिबिटेड है अंडर लॉ। टू इंडल्ज इन स्मगलिंग, अगर कोई इंसान स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, सो कैन नॉट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप बिकॉज इन द आइज ऑफ द लॉ। अगेन डूइंग सोशल और फिलेंथ्रोपिक वर्क इज नॉट टर्म्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। सो अगर आप कोई सोशल वर्क करें या कोई भी ऐसा काम कर सोसाइटी के लिए कुछ करें तो वो भी पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन, आप किसी भी तरह के ट्रेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का यहाँ एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, बिकॉज हम लोग डेफिनेशन में पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज शेयर्ड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द एग्रीड प्रपोर्शंस। उन्होंने जो भी एक रेशियो पर एग्री किया था उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। हाँ लेकिन अगर कोई रेशियो उन लोगों ने एग्री नहीं किया था, किसी भी रेशियो के बारे में बात नहीं हो गया एग्रीमेंट में, सो देन वो लोग इक्वली शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर द लॉसेज एज वेल। लाइक मैंने पहले ही बोला था कि
पार्टनरशिप कंसिडर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लॉसेस पे एग्री करें कि हाँ मैं शेयर करूँगा. इट इज़ ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री टू शेयर ओनली द प्रॉफिट एंड नॉट बेयर द लॉसेस ऑफ द बिजनेसेस. ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली डिसीजंस है कि आप लॉसेस शेयर करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं. सो द फिफ्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. सो इस पॉइंट में बोला है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहेगा. ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फार्म आर द जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेसेस. ये नहीं कि वो बोलेगा कि नहीं तुम ओनर हो मैं ओनर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सब ओनर है, एक जॉइंट ओनर है. दे ऑल हैव एन इक्वल राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट्स मैनेजमेंट. उनके पास अपना एक राइट है, इंडिपेंडेंट राइट है कि वो पार्टनरशिप में बिजनेस मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं कि बिजनेस रन करने के लिए डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं. वो उनका कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. या फिर इवन पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू एक्ट. Even partner has a right to act on behalf of the firm. Each partner is both एंड एजेंट एज एंड अ प्रिंसिपल. यहाँ पर बोला है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि ऑन बिहाफ ऑफ द वो फार्म के बिहाफ पर कोई भी काम कर सकता है. एंड एक पार्टनर एजेंट भी है और दूसरा पार्टनर प्रिंसिपल भी है. अगर वो एजेंट है तो वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिविटी के लिए. और अगर जो प्रिंसिपल है वो बाउंड रहेगा कि वो दूसरे पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करे. एज एन एजेंट ही हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है. लाइक उसने कुछ गलती की तो दूसरे पार्टनर को बेयर अप करना पड़ेगा. एंड एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर. अपार्ट फ्रॉम द अबव पार्टनरशिप ऑल्सो हैव द फॉलोइंग फीचर्स. सो इसके अलावा पार्टनरशिप के और भी फीचर्स है जो कि होने बहुत ज़रूरी है. पहला तो कंपेटेंस ऑफ पार्टनर. इट इज़ नेसेसरी दैट पार्टनर मस्ट बी कंपेटेंट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. दस माइनर लुनेटिक एंड इनसॉल्वेंट पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर. सो यहाँ इस पॉइंट में बोला है कंपेटेंस ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर कब कंपेटेंट एक पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए कब एलिजिबल होंगे. सो यहाँ पर नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में बात की कि ये तो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते. लाइक माइनर, सेकेंड लुनेटिक अगर कोई पागल वागल है वो नहीं आएगा. एंड देन थर्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर कोई उसका पहले से दिवालिया निकल गया तो वो पार्टनरशिप में आके क्या ही करेगा. आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर्स. हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. हाँ, लेकिन लुनेटिक और इंसॉल्वेंट के लिए तो कंप्लीटली प्रोहिबिशन से कि नहीं आ सकते. लेकिन माइनर एडमिट हो सकता पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को एडमिट करना है तो देन आ सकते हैं. लेकिन उसके लिए सारे पार्टनर्स को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको कंसेंट देना पड़ेगा. ही कैन हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट ओनली एंड विल नॉट बेयर इन से. जो भी अगर उसके एडमिशन के बाद जो भी लॉसेज आएगी कंपनी को तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते अरे तुम्हारे आने के बाद तो लॉसेज आई तो तुमको बेयर अप करना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं. वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल रहेगा, नॉट द लॉसेज. और अनलिमिटेड लायबिलिटी जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो अनलिमिटेड. यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब है कि पार्टनर पर्सनली लायबल हो. अगर लिमिटेड लायबिलिटी रहती तो वो सिर्फ अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेशियो तक ही लायबल रहता है. लेकिन अनलिमिटेड मतलब वो पर्सनली लायबल रहेगा. दैट मीन्स इफ द एसेट्स ऑफ द फार्म आर इनसफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर इफ एनी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू मीट द बिजनेस. अगर फार्म के एसेट्स इनसफिशिएंट है उसको जो भी लॉसेज है उनको बेयर अप करने के लिए, सो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर, अगर कोई उसका पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेचकर वो पार्टनरशिप के लॉसेज को लायबिलिटीज़ को मीट करेगा. 8 point is voluntary registration. It is not compulsory that you register your partnership firm with government authorities. तो यहाँ पे ये क्लियरली बोली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म किए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ऐसा कुछ नहीं. और ना ही आपके अगर आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे नहीं बोल सकते तो इलीगल पार्टनरशिप, इनकी एक्टिविटी इलीगल, ऐसा कुछ भी नहीं था. पार्टनर्स हैव द ऑप्शन टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू रजिस्टर द फार्म और नॉट. उनके पास अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए क्या वो अपना फार्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते. नॉन रजिस्ट्रेशन विल नॉट मेक देयर बिजनेस इलीगल. अगर नॉन रजिस्टर्ड फार्म है तो ये सब मतलब नहीं कि उनका एक्टिविटी या बिजनेस इलीगल है. हाउएवर इफ यू डोंट गेट योर फार्म रजिस्टर्ड यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू रजिस्टर्ड. हाँ, लेकिन ये बोला गया है कि अगर आप जो रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कुछ बेनिफिट्स होती है वो आपको नहीं मिलेगी. द 9th पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस. पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के अंदर में बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं रहता. लाइक एक कंपनी में होता है जैसे एक कंपनी का ओनर एंड देन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है. लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं, दोनों का एक है. बिकॉज पार्टनरशिप कलेक्टिवली फॉर्म हुआ ना, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फॉर्म करके फॉर्म
बना है। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फार्म ऑल्सो हैज़ नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। उसके ओनर से कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। पार्टनरशिप फार्म इज जस्ट अ नेम फॉर द बिजनेस एज अ होल। द फार्म मीन्स द पार्टनर एंड द पार्टनर कलेक्टिव। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स मिले उन्होंने एक नाम दे दिया कि हाँ ठीक है, हमारे ये ग्रुप का, जैसे एक ग्रुप होता है उसका नाम दे दिया जाता है, सेम वैसे ही पार्टनरशिप है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सो एक पार्टनर क्या अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सारे पार्टनर्स से कंसेंट लेना होगा। नो पार्टनर्स कैन सेल और ट्रांसफर हीज इंटरेस्ट और शेयर इन द फार्म टू एनी थर्ड पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर्स, अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री कर रहा है तो वो नहीं कर सकते। सारे पार्टनर्स को एग्री करना होगा कि हाँ ठीक है जाओ, अप्रूव करना होगा कि हाँ ठीक है जाओ दे दो, तभी वो दे सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। सो ये बोला है कि अगर कोई पार्टनर मर गया या फिर कोई लुनैटिक हो गया या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा? तो नहीं रहता है पार्टनरशिप वहीं डिसॉल्व हो जाएगा। अ पार्टनरशिप फॉर्म कम्स टू एन एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ, लुनेकेसी और बैंक्रप्सी ऑफ एनी पार्टनर्स। फर्दर partner may at any time take a decisions to end their relationship.